नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। महाराष्ट्र में गंभीर सियासी उलटफेर के बीच अलग अलग तरीके से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है या ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो विपक्ष है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो विपक्ष पटना में हाथ डाल के सामने आया था, उस विपक्ष में राज्य दर राज्य टूट होती दिख रही है या टूट होना संभावित है, ऐसी आशंका है। पूरे देश में इस तरीके का आज पूरे दिन ये माहौल बनता रहा और इसके बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शरद पवार वास्तव में सफरर हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या वास्तव में वो बेबस हैं? क्या वास्तव में उनकी मर्जी के बगैर उनके भतीजे अजीत पवार एक बार फिर डिप्टी सीएम बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार में 9 और महत्वपूर्ण साथियों को, छगन भुजबल जैसे लोग जो साये की तरह कभी बाला साहब के साथ थे, बाल ठाकरे साहब के साथ में, फिर शरद पवार के साथ में, सारे विश्वास पात्र प्रफुल्ल पटेल तक चले गए, जिन्हें शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, सबसे विश्वास पात्र माना जाता था। तो महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है। उसके नेता अजीत पवार, जो वास्तव में विधानसभा में महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष थे, वो सरकार में शामिल हो गए हैं बतौर डिप्टी सीएम। छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ जैसे 9 विधायकों ने अजीत पवार के साथ में मंत्रिमंडल में शपथ ली है और ये वाकया रविवार का है। बहुत सारे विधायकों के साथ होने का दावा है, 35 से 40 विधायक होने का दावा अजीत पवार कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक कल शपथ ग्रहण में मौजूद थे, उसमें 2 विधायक आज फिर से शरद पवार के पास लौट आए हैं और एक विधायक तो शरद पवार के साथ गाड़ी में भी नजर आए। दूसरी तरफ शरद पवार ने हुंकार भर दी है। सतारा में आज उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, राजनीतिक गुरु, उनको प्रणाम किया, वाईबी चव्हाण साहब को उनके प्रतिमा के आगे नमन किया और कहा कि अब ये नई जंग है। गुरु से प्रेरणा लेकर गुरु पूर्णिमा का दिन ये नई जंग वो छेड़ रहे हैं और उन्होंने तय किया कि वो उन इलाकों में जाएंगे जहां के नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और वो उनका साथ छोड़कर गए हैं, वहां की जनता को बताएंगे। ये बात अलग है कि शरद पवार एक तरीके से पार्टी के पुनर्गठन का ऐलान कर चुके हैं और वो इस उम्र और अच्छे स्वास्थ्य ना होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि वो पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। ये सब जानते हैं कि शरद पवार को मात देना इतना आसान नहीं है। वो कौन सी स्थितियां, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से शरद पवार दांव खा गए या फिर जानबूझकर वो दांव खा गए? यही सवाल आज मंथन में हम पूछेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एनसीपी की इस भयंकर टूट, हालांकि अभी खबर भयंकर है, विधायक अभी प्रत्यक्ष तौर पर ना ही गए हैं और ये कहा जा रहा है कि बाकी विधायक अब जाएंगे नहीं। अजीत पवार ने 5 जुलाई को एक बैठक बुलाई है, उससे साफ हो जाएगा कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। 9 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें शिवसेना कोटे के भी लोग जाएंगे और एनसीपी कोटे के लोग भी मंत्री बनेंगे, ऐसी संभावना जताई गई है। लेकिन कितने विधायक साथ में होंगे 5 जुलाई को साफ होगा और फिर 9 जुलाई को बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई कौन पवार के साथ, कौन अजीत पवार के साथ। एक बार
करीब 2-2.5-3 साल पहले तड़के तड़के बिल्कुल जब सूरज भी नहीं उगा था, उस वक्त अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में शपथ ले ली। बाद में पवार साहब सीन में आए, सरकार गई, अजीत पवार का पूरा जो उनके साथी थे वो वापस एनसीपी में आ गए, नई सरकार बनी शिवसेना के नेतृत्व वाली, उसमें भी अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। उसके बाद फिर सरकार चली गई, शिवसेना में टूट हुई। टूट होने के बाद शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। अब एक दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसके रणनीतिकार हैं। एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से 23 जून को पटना में विपक्ष ने और खासतौर पर क्षेत्रीय छत्रपों ने एकजुटता दिखाई थी, मैंने ही इस मंथन कार्यक्रम में कहा था कि बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। उसमें पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए थे, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी की तरफ से। और ये कहा जा रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये लोग एक एक सीट पर लड़ गए बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में तो उसका प्रभुत्व है, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में उसके पास 64 सीटें हैं उसके और उसके सहयोगियों के पास। लेकिन बिहार में जहां 40 सीटें हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर यही क्वेश्चन रहा, नीतीश कुमार और आरजेडी या कांग्रेस साथ में लड़े तो बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि एक सर्वे भी आज आया है, वो अलग अलग तरीके की बातें कह रहा है। सर्वे आते रहते हैं, सर्वे पर मैं बहुत नहीं जाता, क्योंकि ये प्री पोल जो सर्वे हैं ये बाकायदे प्लांटेड और ट्रांसप्लांटेड होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर 2015 में लालू और नीतीश लड़े तो बीजेपी 53 सीटों पर सिमट गई विधानसभा में। उसी तरीके से अगर ये तीनों मिले लोकसभा में मिलकर लड़े तो बहुत मुश्किल होगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और एक सर्वे आया था कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी अगर मिलकर लड़ते हैं तो वहां भी बीजेपी को 10 सीटें जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, बिहार और महाराष्ट्र में अगर भारी नुकसान हुआ तो फिर 24 में सरकार बनाने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। और ये बात बीजेपी के रणनीतिकार बहुत अच्छी तरह से जानते थे। शायद इसीलिए बहुत दिनों से ये चल रहा था। अभी प्रधानमंत्री 28 जून को भोपाल में थे और उन्होंने वहां गिन गिन कर पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी कहा। और एनसीपी के नेता जो अजीत पवार हैं या उनके लोग हैं, बैंक घोटाले से लेके पता नहीं कितने घोटाले, कृषि घोटाले, खाद्य घोटाले, ये घोटाले, हजारों करोड़ों के घोटाले प्रधानमंत्री ने एनसीपी पर ही गिना दिए। और उसमें उसका केंद्र बिंदु, घोटालों का केंद्र बिंदु अजीत पवार ही थे। लेकिन अचानक 2-3 दिन बाद ये नेता सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करती है वो क्या कार्य व्यवहार में उतारती है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आज सवाल यही है कि जो नेता मंत्रिमंडल में हैं, जिनको अभी शामिल किया गया है कल ही, सबसे ताजा मामला मुशर्रफ खान साहब का है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र से आते हैं। और उनकी चीनी मिल पर पिछले दिनों ईडी का छापा पड़ा था और वो जमानत के लिए मारे मारे फिर रहे थे। ये सारे लोग वो हैं, छगन भुजबल भी हैं, जो ईडी, सीबीआई इनके सताए हुए लोग हैं। हालांकि छगन भुजबल ने बात कही कि भाई ये इनसे कोई लेना देना नहीं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। इस बार अजीत पवार के साथ जो लोग गए हैं उनको देखकर सहसा विश्वास नहीं होता है कि ये क्या शरद पवार के विरोध में खड़े हो सकते हैं क्या? प्रफुल्ल पटेल, क्या ऐसा सोचा जा सकता था? लेकिन वो खड़े हुए। और इसीलिए शायद मेरे मन में यही बात आई कि भाई ये लोग विद्रोह कर रहे हैं या इनको विद्रोह कराया गया है? क्या
शरद पवार ने इस बार फिर गुगली फेंक दी है और ये गुगली इस बार भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नहीं बल्कि राहुल गांधी की तरफ उछाल दी है, नीतीश कुमार की तरफ उछाल दी है, जो विपक्ष को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष एक साथ हो जाए, विपक्ष को लेकर प्रयास कर रहे हैं। क्या यह सही है कि शरद पवार ने इस बार विपक्ष को लोचा दिया है? पटना में विपक्षी दलों के सियासी महाजुटान में शरद पवार ने एकजुट होकर लड़ने की बात कही थी। इससे पहले यह भी बहुत गौर करने वाली बात है कि पिछले 6-8 महीने से 1-2 बार ऐसे मौके आए जब शरद पवार ने कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं। कार्यकर्ता जार जार रोए, लेकिन अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब को अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए। अजीत पवार ये चाहते थे कि कमान उनके हाथ में हो, लेकिन 2-3 दिन बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, अपनी बेटी सुप्रिया सुले और सबसे विश्वास पात्र प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तभी से ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार नाराज है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सियासी पटकथा लिखी गई है और शरद पवार ही इस सियासी पटकथा के पटकथा लेखक हैं, क्योंकि जो लोग गए हैं वो बिना शरद पवार के इशारे के वो हिल नहीं सकते। जो कुछ हो, लेकिन ये कदम जो भी हुआ है ये शरद पवार की शह पर ये हुआ है, ये शरद पवार को लोचा देकर ये हुआ है। विपक्षी एकता के लिए एक झटका तो है ही, क्योंकि आज अखिलेश यादव केसीआर की पार्टी को लेकर चिंतित थे, आरजेडी को लेकर चिंतित थे कि आरजेडी और केसीआर की पार्टी भी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है। खबर यह भी थी कि अखिलेश यादव ने केसीआर से बात भी की है। आरजेडी को लेकर भी खबरें हैं। बिहार के भाजपा के नेता कह रहे हैं आरजेडी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। तेलंगाना के नेता कह रहे हैं कि केसीआर का और बीजेपी का अंडर द टेबल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो एक झटके में हमने देखा कि बिल्कुल विपक्ष रोज पर एक झटके में मोदी के वापस आते ही एक झटके में चारों तरफ ऐसा लगने लगा कि सब कुछ अस्थिर है। मोदी के सामने विपक्ष डरा हुआ, भयभीत, खंड-खंड नजर आ रहा है, या फिर यह माहौल बनाया जा रहा है। बड़ा सवाल है। शरद पवार सतारा में अपने राजनीतिक गुरु वाईवी चेहमाड़ साहब को प्रणाम करने के बाद उन्होंने एक रोड शो किया और रोड शो करने के बाद हुंकार भरी। उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है, अपने लोगों को संबोधित भी किया। वो सुन लेते हैं, फिर मंथन शुरू करते हैं। अब तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना सुंदरनाथी संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग है। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ महाराष्ट्र और बिहार से जुड़ गया है, उसका परिचय करा दूं। पृथ्वी पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। पाटिल साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजेंद्र काले, प्रवक्ता शिवसेना ठाकरे, हमारे साथ जुड़े हैं। काले साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शशिकांत तरंगे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुषमा सतपुते जी एनसीपी की वरिष्ठ नेता हैं और महिला शाखा के उपाध्यक्ष हैं,
सुषमा जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र खंडारे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं पुणे से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कुमार कौशलेंद्र जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, राजनीतिक माहौल को, हवा पानी को बहुत अच्छी तरह समझने वाले, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बिना देर किए मंथन की शुरुआत कौशलेंद्र जी से ही शुरू करते हैं। कौशलेंद्र जी, आज मैं मंथन में यह सवाल उठा रहा हूं कि शरद पवार जो 6 महीने पहले भी कह रहे थे कि कोई किसी को जहां जाना है वो जा सकता है, आ सकता है, धीरे धीरे ये चल रहा था कि उनके भतीजे अजीत पवार नाराज हैं। शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया और पार्टी की कमान अजीत पवार को नहीं मिली, उन्होंने अपनी बेटी और प्रफुल्ल पटेल को दे दी, तब भी उनको ये पता था। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि शरद पवार को पता ही नहीं चला, जब वो लोग राजभवन पहुंच गए तब उनको पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये तो बहुत कई महीनों से चल रहा था धीरे धीरे करके, और शरद पवार ने एक तरीके से कंधा भी डाल दिया था कि भाई जो जहां जा रहा है चला जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि केवल शरद पवार ने, ऐसा नहीं कि ये लोग अपने सिर्फ एक बहुत बड़ी टूट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार ने इस बार विपक्ष को लोचा दे दिया है। बंधु, पिछली दफा जब हम लोग डिबेट में बैठे थे तो मैंने एक बात कही थी कि भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है विपक्ष की एकता में स्थायित्व का अभाव होता है, और मैंने थोड़ा लंबा दे दिया था समय कि रुकिए, कम से कम आगे शिमला में बैठने दीजिए या बेंगलुरु में बैठने दीजिए। लेकिन शिमला बेंगलुरु बैठने से पहले इस स्थायित्व को झटका लग ही गया। अब पहली खबर आई कि नीतीश जी की जगह शरद पवार कमान संभालेंगे, और फिर उन्हीं के यहाँ से जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोचा, ये लोचा सियासत में कोई अजीबोगरीब नहीं है, और ये पहली दफा हो रहा है ऐसा नहीं है। ये महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसा भी नहीं है। इस तरह की सियासी उठापटक या सियासी पलटबाजी कमोबेश भारत के सभी राज्यों ने देखी है। रह गई बात फिलहाल जो महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसको राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा अलग करके देखिए। ये चीज महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत बहुत पहले से थी। आपको याद होगा पिछली दफा भी कोशिश हुई थी, 5 बजे सुबह में शपथ लेकर एक कोशिश हुई थी। उस वक्त ये मामला परवान नहीं चढ़ सका, थोड़े दिन और वक्त लिया गया और ये सियासी पलटी मारी गई है। और इस सियासत को आप भी समझ रहे हैं। आपने शरद पवार जी की ओर इशारा किया। आपको याद होगा शरद पवार जी कांग्रेस जब छोड़ के गए थे, जब एनसीपी बनी थी, किन वजहों से बनी थी, तो कहीं ना कहीं मन का मलाल जो अंदर है वो राजनीतिक विचारधारा में परिलक्षित हो ही जाता है, वो आपके एक्शन से दिख ही जाता है। और आप जो अभी लोचा, शरद पवार का लोचा एंगल ले रहे हैं, बिल्कुल मैं भी सहमत हूं आपसे। कहीं ना कहीं तो इसमें शरद पवार की भूमिका है, क्योंकि अजीत पवार का कद अभी इतना नहीं हुआ है कि वो शरद पवार को चुनौती दे सके। अब थोड़ी देर पहले मैं छगन भुजबल को सुन रहा था। छगन भुजबल मीडिया को कह रहे थे कि ऐसा है ना कि घर में थाली आपस में खटर पटर होता है, बर्तन होता है, वो मान जाएंगे। तो हो सकता है 1-2 दिनों में आप ये खबर सुने कि शरद पवार जी को मना लिया गया है और पूरी की पूरी एनसीपी जो है वो जिस गठबंधन के साथ जुड़ गई है उसके साथ जुड़ गई है और वो सरकार में शामिल रहेगी। ठीक बात है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, इसीलिए मैंने लोचा शब्द का इस्तेमाल किया कि इस बार उन्होंने लोचा दे दिया है नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, कि ये लो। क्योंकि हर बार ये कहा, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम, जब कोई अडानी का मुद्दा आता है, आप देखिए कनेक्ट करिए, पीछे से अडानी का मुद्दा आता है, जब कांग्रेस और पूरा विपक्ष उठाता है तो वो कहते हैं कि नहीं 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 ये ठीक बात नहीं। उसके बाद अडानी जी जाके उनसे मिलते हैं, जाके बहुत सारे मुद्दों पर शरद पवार विपक्ष के साथ नहीं रहते। फिर पटना में आते हैं तो कहते हैं नहीं हम वी आर फाइट यूनाइट, मतलब हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ममता के सुर में सुर मिलाते हैं। और फिर ये भी बड़े निर्विकार भाव से, ऐसा लगता है कि वो एक
पॉलिटिशियन नहीं, फिलासफर हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भाई ठीक है, जो जहाँ जाए जाता रहे, और चाहे उनकी बेटी हो, चाहे अन्य नेता हो, शरद पवार हो, अजीत पवार पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं कर रहा। जबकि इतनी बड़ी टूट का अगर वो दावा कर रहे हैं अजीत पवार, तो वास्तव में तो बहुत पूरी पार्टी को तिलमिला जाना चाहिए था। तो ये उसी तरीके का है कि चलो उधर जाके फिर हम रैली करेंगे, जन समर्थन मांगेंगे। ये बड़ा मतलब बड़ा रटा रटाया फार्मूला मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि शरद पवार मन से भी चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का समर्थन करें, और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी या बाकी विपक्ष को इस धोखे में रहना चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत जल्दी ये बात कह रहा हूँ, मैं आज बहुत जल्दी इस बात को मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं इतनी जल्दी ये बात कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे कह देना चाहिए। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद करता है जो बहुत सारी बातें बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं, जैसे आपने कही थी, और आज वो नज़र आ गया। तो मैं इतिहास तो नहीं बनना चाहता और ना ही इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में, राजनीतिक पत्रकार के रूप में मुझे इस बात को ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पृथ्वी पाटिल साहब के पास जाऊंगा। पाटिल साहब, कांग्रेस की भूमिका, क्योंकि अब एक तरीके से महाराष्ट्र को लेकर और राष्ट्र को लेकर, एक राष्ट्र है जिसको लेकर चल रहा कि मोदी विरोधी मंच खड़ा हो रहा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और कांग्रेस की उसमें महती भूमिका है। और दूसरी बात, आज बाला साहब थोराट ने भी दावा कर दिया कि भाई उनकी पार्टी सबसे बड़ी है। अब जिस तरीके टूट हो गए एनसीपी में, तो अब नेता प्रतिपक्ष उनका होना चाहिए, आपकी पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस अपनी राजनीतिक भूमिका क्या पाती है महाराष्ट्र को लेकर और पूरे देश को लेकर इस घटनाक्रम के बाद? क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य से भी खबर आ रहा है कि उनकी पार्टी जेडीयू को भी तोड़ने की कोशिश चल रही है, आरजेडी को तोड़ने की कोशिश चल रही है, समाजवादी पार्टी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। अभी यहाँ तक की खबर आ गई, मुझे लगता है पूरा देश का विपक्षी टूट जाएगा। उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। तो चारों तरफ ऐसा लग रहा कि 23 को एक बहुत बड़ा मंच सस्ता है। पूरे देश के जो बीजेपी विरोधी या मोदी विरोधी, चाहे वो मतदाता हो चाहे नेता हो, उनको लगता है कि हाँ उनके लिए राहत भरी उम्मीद है। मोदी जी आते हैं, भोपाल में हमला करते हैं, जिन लोगों को कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, हजारों करोड़ लूट लिया, कल उनमें महाराष्ट्र वाले ज्यादातर लुटेरे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। आंकड़ा माइनस हो गया। दुर्गेंद्र जी नमस्कार। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार, मैं पृथ्वीराज पाटिल, जय जिजाऊ जय शिवराय जी। आपने जो अभी आकलन दिया पिछले 10 मिनट में, तो मुझे उस पर कुछ और ज्यादा ऐड तो नहीं कर सकता। आपने एकदम सटीक विश्लेषण दिया है। बट अगर मैं कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं, तो चूंकि अभी आप देख रहे हो कि 5 राज्यों में चुनाव अभी होने वाले हैं। 2024 की जो फाइनल है उसके लिए ये सेमीफाइनल ऐसे बोली जाती है। और आपको सबको मालूम है कि भाजपा एक प्रचार और चुनाव यंत्रणा जो जिस प्रकार से उनका इम्प्लीमेंटेशन है, प्लानिंग है, वो 24/7 है। अभी ये 24/7 में इन्होंने एक जो नया पहलू, नया आयाम जो दिया है कि भाई ये इस विपक्ष को फोड़ना है, इनको कमजोर करना है। वो हमारी एक सीधी सीधी हमारी एक सोच भारतीय अखंड भारत की है, संविधान को मानने वाली है, सारे लोगों का आवाज उसमें है। अभी अगर आप इसमें देखिए तो जो पार्टी, जो प्रादेशिक पक्ष भाजपा के साथ गए हो, वो तो खत्म हो ही जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, उनको भी सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करने का काम हो रहा है। जैसे कि अभी एनसीपी हो गया, उधर नीतीश बाबू की पार्टी का हो गया, कल को जाके अखिलेश बाबू की पार्टी समाजवादी का हो सकता है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन रहना नहीं चाहिए। और अभी आप अगर देखोगे कि साउथ इंडिया में पूरे दरवाजे क्लोज हो गए हैं। अगर मध्य प्रदेश, अगर मैं तो कहता हूं कि 110% कांग्रेस के पास आएगा, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक गुजरात छोड़ के, गुजरात तो गुजराती बोलते हैं, लेकिन राजस्थान, ये अगर आप देखो, बिहार, झारखंड, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो मेजोरिटी है वो भी भाजपा के हाथ से निकल जा रहा है। बस उत्तर प्रदेश में उनकी एक अच्छी सी पोजीशन है। ये पोजीशन को बरकरार रखने के बाद अगर 48 सीटें महाराष्ट्र में है, बिहार में 40 सीटें है, तो उनको कॉन्सेंट्रेट करना है। इनको मालूम है कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता। कांग्रेस भी एक बड़ा विचार है, बड़ा सोच है, बड़ी योगदान है, बड़ी पार्टी। पृथ्वी पाटिल साहब, कांग्रेस की राजनीतिक भूमिका क्या होगी, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। क्योंकि आपने, ठीक है, दक्षिण के दरवाजे आपने बंद कर दिए,
आप 4 राज्य जीत जाएंगे, हम तेलंगाना भी आपके खाते में दे देते हैं, तेलंगाना भी आप जीत जाएंगे। लेकिन जब लोकसभा का नंबर आता है वोट डालने का, तब आपकी पार्टी को भी सीटें नहीं मिलती हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है और बहुत ढेर सारी सीटें नरेंद्र मोदी जीतकर फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2 बार बन चुके हैं, ऐसा हो चुका है। जब महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर, एक तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की राजनीतिक भूमिका अपनी क्या वो देख रही है, और पूरे देश में, क्योंकि अगर नीतीश की पार्टी टूट गई, आरजेडी टूट गई, अखिलेश टूट गए, तो फिर आप बचेंगे कहाँ? आपको तो फिर अकेले ही लड़ना पड़ेगा, फंस गए चक्कर में आप। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बाला साहब थोरात को कोट किया था, तो बाला साहब थोरात का जो कहना है, या हमारे और एक नेता है विजय वडेट्टीवार साहब, उन्होंने जो बोला, ये जो आंकड़े फाइनल आ जाएंगे 2-3 दिनों में, एनसीपी के कौन सा फैक्शन है, क्या है, वो उसके बाद निर्भर होगा कि आज कांग्रेस के पास 45 विधायक है, जो 54 विधायक थे एनसीपी के पास, उनके पास अभी कितने बचते, कैसे बचते। अगर वो 10-12 के ऊपर भी गए अजित पवार साहब के साथ, तो नेचुरली कांग्रेस इज द बिगेस्ट पार्टी, और हमको विरोधी पक्ष नेता पद का हमारे पास वो नैतिकता से आना ही चाहिए। अभी ये हमारी एक पार्टी की एक वेट एंड वॉच पॉलिसी की क्या हो रहा है, व्हाट इज अनफोल्डिंग, ये अनफोल्डिंग हम भी नहीं जानते। सिर्फ पवार साहब, अजित दादा, मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जानते। और ये पाटिल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, आप कहना नहीं चाह रहे हैं ऑन स्क्रीन, आप कहना नहीं चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने तो कह दिया कि लोचा है, और ये विपक्ष की तरफ इस बार पवार साहब ने लोचा किया है, क्योंकि ऐसा जो चेहरे गए हैं वो चेहरे बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। शरद पवार के इशारे के बगैर वो हिल नहीं सकते। किसी को कह दो वो यकीन नहीं कर सकता कि प्रफुल्ल पटेल क्या जा सकते हैं, क्या छगन भुजबल जा सकते हैं क्या, और खुद अजीत पवार भी नहीं जा सकते। अभी कौशलेंद्र भाई ने कहा कि उनकी राजनीतिक हैसियत शरद पवार से बड़ी नहीं हो गई है। ठीक है, 10-15-20 विधानसभा में उनका असर होगा, लेकिन वो शरद पवार नहीं है, वो पैन महाराष्ट्र और पैन इंडिया नेता नहीं है वो। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बीजेपी के साथ शरद पवार की क्या नहीं बनी, ऐसा नहीं लगता है क्या? एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति का असर इसके बाद बिहार में पड़ने वाला है क्या? इसके बाद फिर ये धीरे धीरे कहीं पूरे देश में जो विपक्षी राजनीति है उसको क्या हैम्पर करने वाला है? क्योंकि बीजेपी का पूरा ध्यान हिंदी पट्टी पर केंद्रित है, जैसा कि अभी हमारे जो पैनलिस्ट है वो कह रहे थे। और अब तो शरद पवार ने कहा कि जो बैठक उन्होंने बुलाई है, वो कह रहे हैं कि भाई अब वफादारी का सर्टिफिकेट लेकर उनके नेताओं को आना पड़ेगा। शरद पवार ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इस तरह की टूट फूट 2-3 बार देखी है, हम अभ्यस्त हैं, हम फाइटर हैं, और लड़कर हम जीतेंगे और चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अब शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अपनी पार्टी बचाने में उलझ गए। एक पहलू, इसका सबसे बड़ा पहलू ये है, अब जो राष्ट्रीय राजनीति का एक उफान और उछाल हो रहा था कि भाई नीतीश कुमार संयोजक या शरद पवार संयोजक, और या शरद पवार को कोई और जिम्मेदारी देकर विपक्ष की जो उड़ान है वो भरी जाए, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों ने शरद पवार को महाराष्ट्र में ही एक तरीके से घेर दिया है। एक तो पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि क्या शरद पवार ने जानबूझकर ऐसा किया, क्या वो सहमत हैं, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? इस बार उन्होंने विपक्ष को लोचा दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कह रहे हैं कि जो जिसे जहां जाना है वो जाएगा ही, बड़ी निर्विकार टाइप की बातें वो कर रहे थे, और अंततः ये टूट हो गई। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। मैं शिवसेना ठाकरे गुट के नेता राजेंद्र काले साहब के पास जाऊंगा। काले साहब, क्या विकल्प बचा है अब ठाकरे साहब के पास? क्योंकि उनके पास अब, ठीक है, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति है, चुनाव में हम बता देंगे, कार्यकर्ता है, पार्टी नहीं गई है, लेकिन सिंबल भी चला गया, नेता भी चले गए, विधायक भी चले गए, सांसद भी चले गए, एनसीपी भी टूट गई, जो एक बड़ा प्रमुख साझेदार महाविकास अघाड़ी का। अब बची कांग्रेस। किस तरीके से विपक्ष की राजनीति, आज तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने एक स्वर में कह दिया, माफ कीजिए, एक स्वर में कह दिया उन्होंने
कि महाराष्ट्र विपक्ष मुक्त है, हमने कर दिया, अब दूसरे राज्यों को ही विपक्ष मुक्त करेंगे। राजेंद्र काले। काले साहब अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। काले साहब अनम्यूट करिए। आ रहा है सर आवाज? हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है? बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपने जो अभी बात दोहराई कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको जो कुछ लगता है, तो हमें भी वैसा ही लगता है, क्योंकि मैं तो बारामती से हूँ और आज तक का पवार साहब का यही रिकॉर्ड है कि ये जो सोचते हैं वो बोलते नहीं और जो बोलते हैं वो करते नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने 9 लोगों ने मंत्री पद का शपथ लिया, उनमें से 6 तो लोग उनके करीबी के हैं कि जो उनके सबके आगे कहीं जाएंगे भी नहीं। और इसके पहले जो सीक्वेंस है उनकी राजनीति चली कि इसके पहले वो बोले कि मैं रिजाइनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आ गए, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल को और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष करना, सुप्रिया ताई को इधर महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष करना। तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि ये उनके लिए थोड़ा जो हम बता सकते हैं कि वे कर दिया कि उनको आसान हो जाए। और ये अभी तो वैसा ही लग रहा है कि इसके पीछे भी जैसे 2019 में ऐसा सब महाराष्ट्र को लग रहा था कि ये अजित पवार साहब का बंड है, लेकिन वो नहीं था। वो तो सब मिल के बैठ के सब तय हुआ था, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर पवार साहब वापस आ गए। अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि अजित पवार का ये बंड है, वो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तय होके हुआ है। और फिर अभी तक ये विकास आघाड़ी हम जो महाराष्ट्र में जा रहे थे, तो भाजपा को कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये विकास आघाड़ी आखिर इलेक्शन तक, यानी कि एमपी इलेक्शन तक या स्टेट के इलेक्शन तक कंटिन्यू रही, तो वो उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और वो तोड़ने के लिए उनके पास जो सेंट्रल सिस्टम्स है, सीबीआई है, ईडी है, जो कुछ है, तो उनका सहारा लेके उन्होंने तोड़ने का काम किया। और सबसे ज्यादा वो अभी जो 17 घंटे मतदान बनने जा रहा था, और उसमें जो उद्धव साहब हमारे नेता जो उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, पवार साहब पार्टिसिपेट हुए थे, तो उनको वो ब्रेक करना था। और इसीलिए उन्होंने उनका सब सहारा लेके ये महाराष्ट्र में ये जो प्रयोग किया है, तो इसकी साजिश है ये सब। ठीक बात है। महाविकास आघाड़ी को कहाँ पाते हैं आप काले साहब? अब तो मुझे लगता है कि एक तरीके से महाविकास आघाड़ी खत्म होने के कगार पर है। अभी तो है, और कल देखा जाएगा क्या होता है। अगर अभी मैंने जो बताया, शिवसेना क्या सोच रही है? शिवसेना क्या सोच रही है? क्योंकि वो लूजर भी है, बहुत कुछ खोया भी है। अब जो साथी थे कि करके खो गए हैं। उन्होंने तो आज ही बोल दिया है कि सब कार्यकर्ताओं के दिल में ये भावना है कि आप सबको छोड़ दो और अकेले चलो। तो ऐसा ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बाला साहब जब हम 1966 शिवसेना स्टार्ट किया, उस टाइम पे ऐसा हमें लगना रहता कि 95 में हम सत्ता में आए तो फिर से शुरुआत करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि शिवसेना पक्ष सत्ते के लिए नहीं जीता है। ठीक, हम तो ठीक बात है। मैं धर्मेंद्र खंडारे के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कौन सी अंडरस्टैंडिंग हो गई बड़े पवार साहब से? क्योंकि छोटे पवार साहब की इतनी हैसियत है नहीं कि वो पार्टी वार्टी तोड़ पाए। ऐसी कौन सी अंडरस्टैंडिंग बन गई मोदी जी और बड़े पवार साहब में कि कल तक जो 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी, इस देश के सबसे बड़े नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, पता नहीं बैंक घोटाला, खनिज घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला। और 2 दिन बाद वो सारे घोटालेबाज बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व वाली, मतलब सर्वाधिक विधायक बीजेपी की हैं, नेतृत्व वाली कहेंगे, उसमें मंत्री हो जाते हैं सारे घोटालेबाज। तो एक तो अब आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, अब मेरी नज़र में सारे लोग एक तरीके के हैं, ये बंद कर दीजिए, मुद्दा ही नहीं रहा आप लोगों का ये। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आम तरीके से अगर चुनाव में आप जीतेंगे नहीं तो आप लोग ईडी, सीबीआई डरा वरा के भी पार्टियाँ तोड़ते हैं। अभी खबर आ रही है कि पूरे देश में कई कई जगह जो जहाँ जहाँ विपक्ष है, इस तरह की तमाम जगह खबरें आ रही हैं कि भाई यहाँ टूट हो रही, वहाँ टूट हो रही। तो आप जरा इस देश को कुछ कहेंगे, जवाब देंगे कुछ धर्मेंद्र जी? हाँ जी, बोलिए जी, नमस्कार। नमस्कार जी।
पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये डिबेट रखा है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे और कहीं जाना है तो मैं अपनी बात रख के जाऊंगा, वरना मेरे साथी काली जी बोलेंगे कि आप निकल गए। बात नहीं, यह रखिए, है प्लीज। कि ये जो, हाँ जी हाँ जी, हमें महाराष्ट्र में जो आज लोग शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जुड़ गए हैं एनसीपी के, उसको जानने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ लड़ा था ये इलेक्शन, और लोगों ने जो क्लियर मैंडेट दिया था वो शिवसेना बीजेपी को दिया था। और वो इस आधार पे दिया था कि जो 14 से 19 में जो काम हुआ महाराष्ट्र में, उस आधार पे क्लियर कट मैंडेट दिया था। लेकिन हमारे साथी ये सब छोड़ के, हमें छोड़ के सत्ता के लालच में उन्होंने महाविकास आघाड़ी बना दी और मुख्यमंत्री बन गए। कोई बात नहीं, वो बन गए, लेकिन उनको काम करने का मौका भी था, फिर भी वो काम नहीं कर सके। और 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। हालांकि कोरोना था, ये बात सही है, फिर भी जिस तरीके से निर्णय लेने चाहिए थे वो महाराष्ट्र में दिख नहीं रहे थे। और उसी वजह से जो शिवसेना के अंदर जो दमन हो रहा था, उसके लिए शिवसेना के कुछ लोग हमसे वापस आके मिले कि हम साथ में लड़े और अपन गवर्नमेंट बना देंगे। और शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 1 साल पहले गवर्नमेंट बन गई। और ये गवर्नमेंट बनने के बाद जो डिसीजन लेने गए, 1 साल में जो काम किया गया, वो इतना जबरदस्त काम था कि लोगों में इस गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा था। और ऐसा ही विश्वास बढ़ते एनसीपी का जाएगा। कैसे विश्वास बढ़ गया? वो तो आपके साथ नहीं लड़े थे। मैं बताता लोगों का हूँ जी। विश्वास बढ़ा, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। इनका अचानक कैसे विश्वास बढ़ हाँ जी, गया? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा इंजेक्शन इनको दे दिया आपने? तो मुद्दे पे सुनिए तो आगे योगेंद्र जी, जी, आपको बोलिए। बहुत जल्दी सुनिए तो। जो विश्वास बढ़ गया उसी के वजह से, और दूसरी बात, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा था, आप जानते नहीं, शायद आपके पास आप अगर जल जीवन मिशन के कुछ आंकड़ेवारी लेंगे तो आप जानेंगे नहीं कि 2-2.5 साल जब ये मविया का गवर्नमेंट था महाराष्ट्र में, उसमें कितना काम हुआ और ये 1 साल में कितना हुआ। 2 साल हर तो घर में पूरी नल क्या योजना करेंगे का उसमें? पानी देना, ऐसे बहुत सारी योजना है कि जो लोगों से जुड़ी हुई है। और ऐसे योजना का परिणाम जो था उसके लिए माननीय मोदी जी का जो लोगों में स्थान बढ़ रहा धर्मेंद्र था। भाई, इतनी बेसब्री क्या थी? विधानसभा लोकसभा चुनाव आता, जनता तय कर लेती। अच्छा काम करेंगे दूसरे की पार्टी तोड़ देंगे आप, अच्छा काम करेंगे शिवसेना को हजम कर जाएंगे आप। देखिए यहाँ तक देखिए, ये कोई योगेंद्र कोई जी, मतलब थोड़ी होता है। योगेंद्र आप जी, ईडी, मुद्दे कल पे अगर बताइए, उनकी सरकार आई तो भी आपको डराएंगे, योगेंद्र जी। ईडी और सीबीआई का डंडा दिखा के। भाई पूरा विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोगों की फाइल दबा लेते हैं आप लोग, और ईडी सीबीआई से डर दिखा के पार्टी में शामिल कर लेते हैं, आप ही ज्यादा गठबंधन में ले लेते हैं। दुर्गेंद्र जी, आप ही ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। बात सुनिए, अगर कोई अच्छा काम के लिए पीछे आता है, सपोर्ट में आता है, तो उसमें आपको दुख होने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें कोई दुख नहीं हो रहा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि हमें इस बात का दुख हो रहा है कि इस देश के सबसे टेस्टेड और ट्रस्टेड नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहा, और वही एनसीपी का नेता अजीत पवार आके पार्टी में डिप्टी सीएम हो जाते हैं। अचानक उनको योजनाएं बहुत अच्छी लगने लगती। ऐसा कैसे हो सकता है धर्मेंद्र जी? मैं आपको भ्रष्टाचारी कहूं और आप हमारे चैनल में आके नौकरी करने लगे, तो इसका मतलब मेरी सहमत से ही आ रहे हैं ना? तो मैं झूठ बोल रहा था। सुनिए, आप तो मेरी नहीं, बात ही धर्मेंद्र सुन मैं रहे। सवाल पूछूंगा भाई, जो भी किसी ने ये मैं- कदम आपका सवाल मैं नहीं, योजना भी गिनाऊंगा, सवाल भी पूछूंगा। मैं आ रहा हूं सुषमा जी आ रहा हूं मैं, सुषमा जी मैं आ रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में और राज्य में अच्छा काम चल रहा है, उसके ऊपर कोई विश्वास करके साथ में आना चाहता है, तो उसको हम कैसे ना बोल जनता सकते? फिर आप भ्रष्टाचारी मत कहिए। फिर सारे विपक्ष को आप भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, परिवारवादी नहीं कह सकते। फिर आप अरे एक-एक बोलिए भाई, एक-एक बोलिए। भूपेंद्र जी, जरा इनको वो वाला वीडियो दिखाइए जिसमें देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को बड़े प्रेम से कुछ चक्की पीसिंग वाला ना?
हाँ हाँ चक्की पीसिंग ऐसे ऐसे करके बताया उन्होंने। अगर देखो कोई बोलिए अगर धर्मेंद्र ऐसा खंडारी जी, कहता है कि ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं- सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कौशलेंद्र भाई। हाँ, कुंवर जी ने जो पूछा है, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम के पीछे आना चाहता है तो आपको क्यों दुख हो रहा है? अरे हमें थोड़ी वॉशिंग दुख हो मशीन रहा, में आना दुख चाहते हो, एनसीपी वॉशिंग को हो रहा, अरे कांग्रेस को वॉशिंग हो रहा, मशीन हमें छोड़ क्यों दो, दुख हो रहा? पुराना हो गया, आपका वही है। हमारा कोई दुख नहीं हो रहा, अरे लेकिन वही तो आप यूज आपका कर रहे हो, हिस्सा दूसरा पिता है। क्या? हमें कोई दुख नहीं हो रहा धर्मेंद्र जी, हमें क्या हाँ, दुख हो रहा? मैं तो प्रसन्न हो रहा हूँ कि मोदी जी की ताकत बढ़ रही है। काम अच्छा चल रहा है और आप आरोप लगा रहे चलिए मैं एनसीपी के नेता का एक रिएक्शन ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी आप बने रहिए, मैं एनसीपी के नेता का एक रिएक्शन लेता हूं। सुषमा सतपुड़े जुड़ी हुई हैं हमारी। सुषमा जी, ये आपकी पार्टी का क्या लोचा है भाई? शरद पवार जी कभी वापस बुला लेते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर बुला लेते हैं। विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, वो पूरा विपक्ष उन पर ट्रस्ट कर रहा है कि भाई उनकी तरफ देख रहा है कि मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। पता चला 6 लोग उनके जो कैबिनेट किचन कैबिनेट वाले लोग ही जाके सरकार में शामिल होते हैं। ये क्या चल रहा है, क्या मसला क्या है? नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि शरद पवार साहब बहुत बड़े इंसान हैं। मैं उनके बारे में, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, ही इज द किंग मेकर। अब वो क्या गुगली डाल रहे हैं ना, आपके समझ में आएगा ना मेरे नहीं, हमारी समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कौशलेंद्र भाई समझ पा रहे हो तो पता नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम बहुत कम ही समय में देख लेंगे कि अभी जो ये लोटस मिशन लोटस जो चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। अरे हमें तो शक हो रहा है कि लोटस भी है, ये कोई शरद पवार का लोटस है क्या? हमें तो इस बात पर शक हो रहा है कोई लोटस है भी है। अब तो मैं बहुत मुतमईन हुई नहीं। सुषमा बहन बोलिए। होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसी की तैयारी पवार साहब अभी कर रहे हैं। अच्छा, लोटस मतलब पवार साहब का लोटस आ गया कोई? स्क्रीन ऑफ। नहीं, मैंने कहा कि लोटस मिशन एमटी मिशन होने वाला है जल्दी, इसलिए पवार साहब उसकी तैयारी कर रहे हैं। और पवार साहब इतने बड़े इंसान हैं, वो अभी क्या गुगली डालेंगे ना, वो किसी के समझ में नहीं आएगा। हम इतने बड़े भी नहीं कि पवार साहब की गुगली समझ पाए। सुषमा जी, अच्छा ये बताइए, अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, इतने बड़े टेस्टेड लोग, ये अचानक रातों रात ये जनता से मुंह चुराने वाली बात नहीं होगी? कभी जाके मुंह अंधेरे शपथ ले लेते हैं, कभी चुपचाप शपथ लेते हैं। क्या मजाक चल रहा है महाराष्ट्र में? मतलब जनता का वोट आप लोग लेते हैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी उसके साथ में जाएंगे। कभी शिवसेना के साथ सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं। इससे बढ़िया तो बीजेपी, उसकी आइडियोलॉजी वो खम ठोक कर कहती है कि हाँ पार्टी तोड़ रहे हैं, जाओ जो करना करो, भ्रष्टाचारी मेरे यहाँ आ जाएगा तो धुलाई मशीन में धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, गारंटी है उनकी। दुर्जेंद्र जी जरा सा याद करिए जी जब शिवसेना प्रमुख जिंदा थे बाला साहब ठाकरे जी, छगन भुजबल कहाँ थे? और उस वक्त एनसीपी और बाला साहब ठाकरे में क्या रिश्ते थे? जी आज छगन भुजबल कहाँ हैं? जी। तो हर जनरेशन में कोई ना कोई नया खिलाड़ी पैदा होता है। सियासत वही चल रही है, कपड़ा बदल गया है, आदमी बदल गया है, किरदार बदल मुझे लगता है गया सुषमा जी बहुत ज्यादा बोलने नहीं चाह रही हैं, हालांकि उनको भी बहुत सारी चीजें पता है। वो कह रहे हैं कि शरद पवार साहब कोई गुगली फेंक रहे हैं। सुषमा जी, अभी बहुत सारी बातें होती है, हर बात बतानी ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। अच्छा ये बताइए, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इतना रिएक्शन दे दीजिए बड़ी मासूमियत के साथ में। बताइए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये खराब हुआ पार्टी के साथ में कि अच्छा हुआ? नहीं, जो होता है अच्छा होता है। अभी पवार साहब का हमारा 3rd जनरेशन है, वो मिल गया है। पूरा यंग युवा पीढ़ी उनके साथ है। जो युवा पीढ़ी अभी सपोर्ट कर रही है, ना वो बीजेपी की सपोर्ट कर रही है, ना किसी और पक्ष को सपोर्ट कर रही है, वो तो पवार साहब के साथ है। आपने आज सातारा में जो कराड़ में देखा होगा, बहुत सारे जो लोग हमने थे, देखा भी और दिखाया भी दर्शकों को। बताइए। तो युवा पीढ़ी उसमें ज्यादा थी, जो पवार साहब के पीछे थी, पवार साहब के साथ खड़ी थी, जिनके कुछ एम्बिशंस है, वो लोग पवार साहब के थे। जिनका सब कुछ खत्म हुआ है, वो चले गए। मैडम अजीत बूढ़े हो गए क्या? अजीत को अभी यही सवाल मेरे मन में आ रहा था। मैंने कहा अजीत पवार भी युवा हैं। मैंने युवा पीढ़ी बोली, मैंने कहा 3rd जनरेशन, युवा जनरेशन बोला। अच्छा, अजीत 2nd जनरेशन। अजीत सुषमा जी अपनी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। अजीत जी इतने भी यंग नहीं है। अपनी पीढ़ी की सुषमा जी अपनी पीढ़ी की बात कर रही हैं। पवार साहब के साथ खड़ी है। जो लोग अभी जॉब देख रहे हैं, जो लोग अच्छा एजुकेशन देख रहे हैं, मैं उस पीढ़ी की बात कर रही हूँ। ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक
शशिकांत जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शशिकांत भाई, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसको लेकर जो पूरे देश की विपक्षी राजनीति है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, चूंकि आप महाराष्ट्र में हैं और पुणे में हैं। जी नमस्कार ध्रुगेन जी, नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हलचल मच रही है, वो शरद चंद्र पवार साहब का आपने जब पूरा इतिहास जान लिया तो पवार साहब की राजनीति ऐसे है, जो भी कुछ महाराष्ट्र में या देश में हो वो मेरे पास ही होना चाहिए, मेरे नाम से जुड़ना चाहिए। और मैं जब भी काम करता हूं तो मेरी पार्टी ही सत्ता में ही होना चाहिए। आपने जो 2014 का महाराष्ट्र का चुनाव देखा होगा जी, उस टाइम शिवसेना और बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में आने से पहले, शपथ विधि देवेंद्र फडणवीस ने लेने से पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने बिना मांगे बीजेपी को सपोर्ट किया था। जी, क्यों किया था? जब आपको बीजेपी की विचारधारा मान्य नहीं है, बीजेपी को आप जातिवादी समझते हैं, तो आपको बिना मांगे बीजेपी को सपोर्ट करने का क्या मतलब था? उसी से बीजेपी का अहंकार बढ़ गया और शिवसेना को दबाने का काम उसी टाइम से बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब शिवसेना सरकार में गया, तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की हलचल और उनके मन में घबराहट सोने लगी, क्योंकि अपने ऊपर जो महाराष्ट्र के जनता ने बार बार विश्वास रखा, फिर भी आप महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो विकास करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। और फिर हम सत्ता में जाकर जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जनता साथ जुड़ना चाहते, ऐसी बातें बनाकर फिर सरकार में आने की कोशिश करना, ये बीजेपी एनसीपी का बहुत दिनों से सिलसिला जारी। आज आपने देखा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का सरकार बना, तब भी शरद पवार साहब ने मुख्य भूमिका निभाई। और पवार साहब की राजनीति आपने देखी, इतना सारा बहुमत था महाविकास आघाड़ी के साथ, फिर भी उन्होंने शिवसेना के कोटे से जो निर्दल विधायक थे उनको मिनिस्ट्री देने का काम पवार साहब के माध्यम से कर दिया। और उसी में जो चुन के आने वाले सेना के जो विधायक थे, वो विधायक बहुत परेशान हो गए और इसी तरह से शिवसेना में नाराजगी का प्रमाण बढ़ गया। शशिकांत भाई, ये ठीक है, ये कारण हो सकते हैं। ये बताइए, ये क्या खेल है पवार का, या इस बार वो दांव खा गए, खुद ही लोचा खा गए दूसरे को लोचा देने में? ये बात पूरी तरह से पूरे देश में जो आपकी आवाज नहीं आ रही शशिकांत जी। महाराष्ट्र हो या देश में जो माहौल खड़ा करते हैं राजनीतिक लोग, इसी से हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में, ये राजनीतिक परिवार में ही सत्ता आनी चाहिए। दूसरा कोई जो किसान के बेटे हैं, जो बहुजन समाज के युवा हैं, वो राजनीति में किसी तरह से आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल खड़ा करके पॉलिटिक्स का सब खिचड़ी बनाकर लोगों के। अच्छा, ऐसा कौन सा दल है जो बहुजन को या आम आदमी को, वो ऐसा कौन सा दल है जो ऐसा कर रहा है? जरा उसका नाम बता दीजिए आप हमको। नहीं, आज राजनीति में पूरे दल, आज सुनो 288 का महाराष्ट्र में विधायक है। आप जब शिवसेना के 40-50 एमएलए के गए, आज राष्ट्रवादी के 40 एमएलए बीजेपी के साथ गए, तो क्या सिर्फ विपक्ष कोई रखना ही नहीं है क्या? और जब विपक्ष नहीं रखेगा, और अजित पवार का भी जो आप काम देखेंगे, अजित दादा अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में संघर्ष करना भी चाहिए। सत्ता ही पूरी जिंदगी का अपना धोरण नहीं चाहिए। अरे ये तो उनको पाठ है, वो कह रहे हैं जब सत्ता मिल रही है तो क्यों संघर्ष करें हम, सत्ता जब मिल रही है तो क्यों संघर्ष करें? शशिकांत भाई, संघर्ष आप करिए, हम करें, कौशलेंद्र भाई करें, बहन सुषमा करें,
धर्मेंद्र खंडारे जी सत्ता मिल करें, रही झंडे है, पार्टी के लिए लेकर घूमे, जिसको सत्ता पड़ोस कर मिल रही है उसको क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि नहीं, सारे सत्ता दलों में मिल रही है, परिवारवादी तो लोग हैं, सत्ता- सारे दलों में। सत्ते में जाने से पहले आपको बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं है। सत्ते में जाने से पहले आपको एक रिक्शा वाले के हाथ के नीचे काम करने का आपको अच्छा, मान्य नहीं ये था। क्या जरूरी है कि सारे लोग बीजेपी की विचारधारा से सहमत हो जाएं? शशिकांत जी, क्या जरूरी है कि पूरा देश बीजेपी की विचारधारा से सहमत हो जाए? क्या विरोध की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए? जरा ये बताइए। बिल्कुल, विरोधों की राजनीति जारी रखनी चाहिए, विरोधी को अपना अंकुश सत्ता पर केंद्रित रखना चाहिए, लेकिन अपने विचार को बदलकर, अपने विचारधारा को बदलकर किसी दल में एक होकर सत्ता में जाना ही अंतिम धोरण नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। मैं धर्मेंद्र जी से एक कमेंट लूंगा। धर्मेंद्र खंडारे जी बताइए, सत्ता ही केवल नहीं कि 24/7 सरकारें तोड़ते रहिए, गिराते रहिए, कुछ लोग का भी काम करना चाहिए, ये कह रहे हैं भाई सारे लोगों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई शरद पवार केवल सत्ता में रहना चाहते हैं, अजीत पवार सत्ता में रहना चाहते हैं। बीजेपी एक चाल चरित्र, चेहरा और आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, तो क्या ऐसे जो पावर सीकर हैं उनको आप पार्टी में क्यों जगह देते हैं? ये सहमत नहीं होते हैं। ये कहने वाली बातें अलग हैं कि उनकी मोदी जी के काम से बड़े प्रसन्न हो गए, सहमत हो गए। ये सब सत्ता लेने आते हैं, माल काटने आते हैं और जनता का खून चूसने आते हैं। सब बन गए हैं और महाराष्ट्र। धर्मेंद्र खंडारी जी को जरा टिप्पणी करने दीजिए, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम में छोटी छोटी टिप्पणी लेकर। धर्मेंद्र जी कृपया जल्दी में। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए कृपया बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, बात यह है कि हम किसी के साथ नहीं गए, शिवसेना हमारे साथ आई है, एनसीपी भी हमारे साथ आई है, और ये आई किस लिए है? एक ही एजेंडा है कि विकास का एजेंडा है, यही लेके काम कर रहे हैं तो आ रही है। क्योंकि देखो जिसको राजनीति करना है, जिस नेता को राजनीति करना है, उसको अगर वो जिस जनता ने उनको चुन के दिया है उसके अगर वो काम नहीं कर सकता है, वो विकास नहीं कर सकता है, तो उनके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। ठीक बात। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। एक छोटी सी टिप्पणी शिवसेना से कि भाई वो कह रहे हैं वो उबाने तो गए नहीं थे, तोड़ के आपके विधायक चले गए, और दोषी उनको आप बता रहे हैं बीजेपी को। उनका विकास का एजेंडा है, लोग विकास से सहमत हैं, जा रहे हैं। शिवसेना के नेता से एक टिप्पणी छोटी सी। नहीं, अभी जो काले जी बोलिए। अभी जो धर्मेंद्र जी ने बात की कि विकास के चलते वो हमारे साथ आ रहे हैं, अगर तुम्हारा विकास का ऐसा है एजेंडा, एक साल में इतना करिश्मा दिखा तो कर्नाटक में क्यों नहीं दिखा? कर्नाटक में तो 5 साल आपका सरकार था, गवर्नमेंट था, तो उधर क्यों सरकार गिर गई? ये मैं महाराष्ट्र की बात वगैरह कुछ नहीं है, आज महाराष्ट्र का विषय है, कर्नाटक के विषय में वो करें महाराष्ट्र में केंद्रित रहिए, पहले महाराष्ट्र की दुर्गति देखिए, कर्नाटक भूल जाइए, कर्नाटक देख लेंगे बाद में। बोलिए। उन्होंने पहले बताया कि ये सब पवार साहब का बना बनाया खेल है। क्या शिवसेना ये बता सकती है कि हम पवार साहब को छोड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे? है क्या शिवसेना में हिम्मत कि हम पवार साहब के साथ वो भी आघाड़ी में नहीं लड़ेंगे? बता सकते हैं क्या? बोलने दीजिए उनको। काले जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, बस बहुत थोड़ा समय बोलिए। महाराष्ट्र कंटिन्यू रहती है तो वो पूरा असर बीजेपी के ऊपर हो जाएगा, और जो 42 सीट थे शिवसेना बीजेपी की मिलकर महाराष्ट्र में, वो कम जाके 20-22 तक आ जाते और इसका असर सेंटर में हो जाता। इसलिए कुछ भी करके कैसे हालत से महाराष्ट्र में एमपी के बढ़ाने के लिए पार्टी तोड़ने का काम चालू। ठीक बात है, मैं पाटिल साहब के पास जाऊंगा। छोटी टिप्पणी 5 सेकंड। पाटिल साहब, वक्त नहीं मेरे पास, बस 2 मिनट में सबको करना है। पाटिल साहब बोलिए। दुर्गेंद्र जी, 2 ही चीजें। एक तो आप जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये जो भी सत्ता का नाटक चल रहा है, यहाँ वहां, जनता चुनाव में देखती है। अब इस बार पार्टी ने देखेगी, इस बार व्यक्ति देखेगी, उसका चाल चरित्र देखेगी, उसकी नीतियां देखेगी। पार्टी के दिन अभी खत्म हो रहे। ये सत्ता के लिए ये पार्टी इधर जा रही, उधर जा रही, सिर्फ 2 ही पार्टियां उधर कायम है, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस, जो एक दूसरे के आगे खड़ी है। शिवसेना है, सब है, लेकिन इनको एक तरीके से दुर्बल किया जा रहा है। दूसरी चीज और आखिरी चीज, लोकतंत्र में सत्ता रहेगी, विपक्ष रहेगा। अगर विपक्ष को आप पूरा खत्म करोगे, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, तो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। ठीक बात है। सुषमा जी एक छोटा सा कमेंट। ठीक है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है, सुषमा जी बोलिए, 10 सेकंड। मैं खाली इतना, हाँ मैं इतना ही कहूंगी कि बीजेपी वाले जो कर रहे हैं कि इनको
हर पक्ष का कोहिनूर चाहिए। जैसे कि अजीत दादा हमारे कोहिनूर थे, उनको लेके गए, सीबी लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, अलग अलग चीजें लगा देते हैं, लेकिन जनता आपको एक दिन सबक सिखाएंगी, वो भी वोट के माध्यम से सिखाएंगी। अभी आप सीबीआई अपना कोहिनूर, सुषमा जी, ऐसा कोहिनूर है कि बार बार आ रहा जा रहा, उसको रोकिए भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा? आपने बड़ी आदर के साथ उनके लिए कहा, लेकिन वो तो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। कौशलेंद्र भाई, फाइनल कमेंट 10 सेकेंड में, और इसको जरा राष्ट्रीय राजनीति में असर पर खत्म करिएगा, बिल्कुल खत्म करिए। आपके साथ रहना चाहिए था। बंधु, पुनः दोहरा रहा हूं, नैतिकता, सुचिता, विचारधारा, ये सब भारत की राजनीति में मत तलाशिए। यहाँ सुविधा की राजनीति होती है, जब जो जैकेट अच्छा लगेगा वो हम पहनेंगे। यहाँ इस डेमोक्रेसी में ये आजादी मिली हुई है, ना आप भाजपा को दोषी ठहरा सकते हैं, ना कांग्रेस को दोषी ठहरा सकते हैं, ना क्षेत्रीय दलों को। हर किसी का आचरण यही है, सुविधा अनुसार उनकी नैतिकता, सुचिता, विचारधारा परिभाषित होती है। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, मीडिया सबसे सॉफ्ट टारगेट है। अभी आप पर ही इल्जाम लग गया ना कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। भैया, हम तो मीडिया वाले नहीं, हमें तो दिक्कत है, हमें दिक्कत है, जो दिक्कत है हमें आपको हम बताते रहेंगे बीच बीच में, है ना। और अभी तो आवाज हमारी बुलंद है, अब दबा दी जाए तो बात अलग, लेकिन अभी बुलंद है। कौशलेंद्र भाई, ये आवाज बुलंद रहेगी ना। ये जो राजनीति चल रही है ना महाराष्ट्र में जी, अभी 2 दिन फोकस रहेगा मीडिया का महाराष्ट्र में, फिर आप 2 दिन बाद बिहार पर परिचर्चा करेंगे। बिहार में भी बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वही मैं पूछ रहा था आपसे, बिहार को लेकर। बिहार में भी भूचाल आने वाला है। अभी वो रेल में भर्ती घोटाला को लेकर एक्शन में है एजेंसियां। अब बिहार, फिर कैमरा हम लोग का बिहार घूमेगा। तो इसी तरह पूरे भारत का भ्रमण होता रहेगा और सब जगह आपको ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। तब तक चुनाव आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वी पाटिल जी, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी, धर्मेंद्र खंडारी जी आपका शुक्रिया, सुषमा सतपुते जी बहुत शुक्रिया, शशिकांत तरंगे जी और राजेंद्र काले जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र जी ने भविष्यवाणी की है कि अब अगला हफ्ता पत्रकारों के लिए बिहार बड़ा गर्मा गर्म रहने वाला है। संकेत उन्होंने दिया कि रेल भर्ती घोटाले में सीबीआई ईडी कुछ कार्रवाई कर सकती है। हो सकता है कि आरजेडी के लोग कुछ इधर उधर चले जाएं, जेडीयू के लोग कुछ उधर उधर चले जाएं, और फिर वो कह रहे हैं कि आप पूरे देश में कैमरा आपका घूमता रहेगा और ये सब होता रहेगा 2024 तक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।